वीडियो बनाए तो इससे व्यूअर्स बढ़ते हैं ज़्यादा और वो मुझको आता ही नहीं है। जो मैं बता रही हूँ अभी वही चलिए। शॉर्ट वीडियो से व्यूअर्स ज़्यादा बढ़ते हैं। हाँ ये बात सही है। चलिए हम ध्यान से देखेंगे, 5 बार देखना है ना। हाँ तब तक याद हो जाएगा। वनस्पति भोज पदार्थ टॉपिक है क्या मैम जी? वनस्पति भोज पदार्थ ना। हाँ अब वनस्पति भोज पदार्थ में हम लोगों को पढ़ना है क्या मैम? अनाज। अनाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीरियस। हाँ सीरियल्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अनाज पढ़ना क्या? अनाज। अब अनाज को पढ़ने से पूर्व देख लीजिए अनाज है क्या? अनाज एक पौधा है। क्या मैम? तो पौधों के लक्षणों के आधार पर सभी पौधों को 5 उपजातियों में विभाजित किया गया है मैम। पहला है थाइलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म ना। तो जो थाइलोफाइटा है मैम, थाइलोफाइटा के बारे में भी हमने सामान्य परिचय दिया। मतलब जिस उपवर्ग के पौधे में जड़, तना, पत्ते, फूल, फल कुछ अस्पष्ट नहीं होते हैं वो थाइलस कहलाते हैं। और ऐसे थाइलसधारी पादपों को कहाँ रखा गया मैम? थाइलोफाइटा में रखा गया ना। तो थाइलोफाइटा के पौधे जैसे हमने बताया जीवाणु, कवक, शैवाल, लाइकेन, ये सब कहाँ के हैं मैम जी? थाइलोफाइटा के। ब्रायोफाइटा के पौधे कौन है? देखिए ब्रायोफाइटा के पौधे को सबसे पहले स्थल पर देखा गया था, इसलिए ब्रायोफाइटा को प्रथम स्थलीय पौधा कहते हैं। और इस उपवर्ग के पौधे में जल में भी उगते हैं और थल पर भी उगते हैं, इसलिए इसे उभयचर पादप कहते हैं। क्लियर है? प्रथम स्थलीय पौधा किसे कहते हैं मैम? ब्रायोफाइटा को। उभयचर पादप किसे कहते हैं मैम? ब्रायोफाइटा को। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा थोड़ा परिचय देख लीजिए, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के पौधे जो होते हैं इसमें जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, किंतु इसमें फूल और फल नहीं होते हैं। और ऐसे पौधे का उपयोग हम लोग घर के सजावट में, हरी सब्जी के रूप में और चरी के रूप में करते हैं। पूरा बात क्लियर है? टेरिडोफाइटा में जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, किंतु फूल और फल नहीं होते हैं। और ऐसे पौधे का उपयोग हम लोग घर के सजावट में और चरी के रूप में करते हैं। क्लियर? आगे देखिए जिम्नोस्पर्म। हाँ जैसे कुछ चीजें ऐसे हैं, कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता है, तो उसके मतलब जैसे जड़े वगैरह रखे रहते हैं और उसको चलाते रहते हैं। अगला जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म देखिए, जिम्नोस्पर्म क्या है? टेरिडोफाइटा में जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, किंतु फूल और फल नहीं होता है। और ऐसे पौधे का उपयोग हम लोग घर के सजावट में, हरी सब्जी के रूप में और चरी के रूप में करते हैं। क्लियर है मैम जी? चलिए अगला। और कुछ ऐसे बीज वाले होते हैं जैसे उनको रखे रहते हैं, जैसे पालक। पालक का हम लोग उपयोग क्या कर रहे हैं? हरी सब्जी के रूप में कर, लेकिन अब वो जब पूर्ण परिपक्व हो जाएगा तब जाकर उसमें बीज बनेगा ना। हाँ बीज आ जाएगा, जैसे बाजरा हुआ, बरसीम हुआ, पालक हुआ, गोभी हुआ, देखे होंगे। हाँ मूली हुआ, हाँ बरसीम नहीं देखी, बरसीम की चरी है। हाँ आगे जिम्नोस्पर्म देखिए, जिम्नोस्पर्म में इसमें भी जड़, तना, पत्ते, फूल, फल सब कुछ होता है। एंजियोस्पर्म में भी जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सब कुछ होता है। लेकिन इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? इसमें अंडाशय का अभाव होता है और इसमें अंडाशय पाया जाता है। तो इसमें अंडाशय का अभाव होने के कारण इसके बीज नग्न होते हैं, और इसमें अंडाशय पाए जाने के कारण इसके बीज नग्न नहीं होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो सिकोया सबसे लंबा पौधा इस उपवर्ग का है, जिम्नोस्पर्म का है। ठीक है? और एंजियोस्पर्म में अंडाशय पाया जाता है, इसके बीज नग्न नहीं होते हैं। और ये दो भागों में बांटे गए हैं, एक बीजपत्री और क्या मान लीजिए द्विबीजपत्री। तो एक बीज, अब देखिए यहाँ हमको पूरा बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, हम लोग को अनाज और दाल पढ़ना है। तो यहाँ ये जानना है कि अनाज कितने बीजपत्री में? एक बीजपत्री। और दाल कितने बीजपत्री? द्विबीजपत्री। तो एंजियोस्पर्म दो भाग में बटे, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनाज, और द्विबीजपत्री में क्या पढ़ेंगे? दाल।
आप जानते हैं अनाज में किसकी प्रचुरता होती है? कार्बोहाइड्रेट की। और दाल में किसकी प्रचुरता होती है? प्रोटीन की। ये सामान्य थोड़ा परिचय हमने बता दिया था आपको। जैसे आप जानते हैं सभी पेड़ पौधे सभी प्राणी क्या होते हैं? सजीव। और इन सभी सजीव का मूल पहचान क्या होता है? जीवद्रव्य। और आप जानते हैं सभी पौधे सजीव हैं सभी प्राणी सजीव हैं, तो दोनों सजीव का पहचान क्या है? जीवद्रव्य। और पौधे और प्राणी में अंतर क्या है? तो पौधे प्राणी में अंतर यह है जिसमें कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल पाया जाता है, वो पादप जगत में रखा गया। और जिस कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा उस कहाँ रखा गया है? प्राणी जगत में। तो जो कोशिका भित्ति होती है मैम यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती। क्लियर हो गया? अगर हमसे पूछा जाए कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? यह एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है। तो पॉलीसेकेराइड क्या है? यह एक कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? तो अर्थात यह कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है? हाँ बता रहे हैं, इसको भी बता रहे हैं। इसमें देखिए प्राणी। अब इस कोशिका झिल्ली प्राणियों का मूल पहचान है। तो यह किसकी बनी होती है मैम? यह प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है मैम जी? प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। लिपिड मतलब वसा अलग है, लिपिड अलग है, स्टेरॉइड्स अलग है। आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के। लिपिड क्या है? लिपिड वसी अम्ल और ग्लिसरॉल का एस्टर है, जबकि वसा क्या है? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल का मिश्रण है। और स्टेरॉइड्स क्या है? वसी अम्ल और अल्कोहल का मिश्रण है। हम लोग स्टेरॉइड्स को झूठा वसा कहते हैं ना। चलिए ये पूरा बात क्लियर होगा। कोशिका भित्ति किसका बना होता है मैम? सेलुलोज का। और कोशिका झिल्ली किसका बना होता है मैम? प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है। चलिए आगे देखिए। अब अनाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैम? सीरियल्स कहते हैं। सीरियल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सीरीज से हुआ। सीरियल शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ मैम? यूनानी भाषा के सीरीज से हुआ है। किस भाषा का? कौन सा भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा। और आपने पढ़ा कि प्राचीन काल में यूनान में कहा मैम? यूनान में सीरीज नामक एक देवी थी। कौन सा देवी थी मैम? किस नाम? सीरीज नामक एक देवी थी। इन्हीं देवी के नाम पर सीरियल्स रखा गया। बात समझ गए? हाँ। और देखिए जो खाद्यान्न एवं फसल की संरक्षिका मानी जाती थी। खाद्यान्न एवं फसल की संरक्षिका किस देवी को माना जाता था मैम? सीरीज का। और ये कहाँ की देवी मानी जाती थी मैम? यूनान। इसी देवी के नाम से सीरियल शब्द की उत्पत्ति किया गया। अगला देखिए अनाज होते क्या हैं? हमने बताया जो एक बीज पत्र होते हैं क्या होते हैं? अनाज। तो चावल कितने बीज पत्र? मक्का कितने बीज पत्र? गेहूं कितने बीज पत्र? बाजरा कितने बीज पत्र? ज्वार कितने बीज पत्र? तो ये सब क्या है मैम? अनाज है। क्या है? अनाज है। अगला बेहतरीन बात देखिए, अनाज को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में पहला क्या है मैम जी? बाहरी आवरण। दूसरा क्या है मैम? एल्यूरान परत। और तीसरा क्या है मैम? भ्रूणकोश। अब ध्यान से देखिए, पहला आवरण बाहरी आवरण मतलब आउटर लेयर। तो आउटर लेयर की विशेषता सुन लीजिए। आउटर लेयर को हम लोग कहते क्या है? भूसी। क्या कहते हैं मैम? भूसी। जैसे धान में क्या होता है? भूसी। धान में चावल, धान में हाँ भूसी। और गेहूं में भी भूसी होता है, ऊपरा वाला है ना, हाँ जो चोकर के रूप में बदलता है। तो उस मतलब आउटर लेयर को क्या कहते हैं? भूसी कहते हैं। और यह इसमें सबसे ज्यादा प्रचुरता किसका होता है? यह हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यह आउटर लेयर किसका बना होता है? सेलुलोज का। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड है। क्लियर है? अच्छा अब ये बताइए, इस सेलुलोज का हमारे शरीर में पाचन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। और जब पाचन नहीं होता है तो इसका कोई कैलोरी मूल्य नहीं होता है। फिर भी यह पाचन में सहायक होता है, क्योंकि यह पेट के कब्ज और गैस को दूर करने में सहायक होता है। इसमें कुछ मात्रा में क्या है? रफेज पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? हाँ। तो रेशा क्या करता है? मतलब बड़ी आंत से चिपके हुए काइम को लेकर रेक्टम के माध्यम से शरीर से बाहर कर देता है। तो बात क्लियर है? अब सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं होता है? क्योंकि बड़ी आंत में जो सीकम वाला भाग है वो विकसित नहीं है, वह एक अवशेषी अंग है। तो सीकम के विकसित ना होने के कारण सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का न तो पाचन होता है न ही कोई कैलोरी मूल्य होता है। भाई जब पाचन होगा ही नहीं, क्या इसका कोई कैलोरी मूल्य होगा मैम? नहीं होगा। क्लियर? अगला, इसी आउटर लेयर में मैम प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण,
अल्प मात्रा में होते हैं। कितने मात्रा में? अल्प मात्रा में होते हैं। बात समझ? जो प्रोटीन में होता है अनाजों का, दालों का, ध्यान से सुनिए, अनाज और दाल का प्रोटीन आंशिक होता है। क्या होता है मैम? आंशिक होता है। केवल पूर्ण प्रकार का प्रोटीन किसका होता है मैम? प्राणीज भोज्य पदार्थ का। आप जब मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, अंडा खाएंगे, दूध खाएंगे, पनीर खाएंगे, यकृत खाएंगे, तभी आपको पूर्ण प्रकार का प्रोटीन मिलेगा। किंतु जब आप वनस्पतिज भोज्य पदार्थ को खाएंगे, अर्थात दाल और अनाज खाएंगे, तो आपको आंशिक प्रकार का प्रोटीन मिलेगा। और पूर्ण और आंशिक में अंतर क्या है? जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो पूर्ण प्रकार का प्रोटीन है। अर्थात मांसाहारी के सभी भोज्य पदार्थ पूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जबकि दाल और अनाज में सभी प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते। इसमें 1 से 2 अमीनो अम्लों की क्या होती है मैम? कमी होती है, इसलिए आंशिक रहा गया। क्लियर? तो शाकाहारी को प्रोटीन नहीं मिल पाता है? हाँ, नहीं मिल पाता। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी होते हैं तो स्वस्थ कैसे रहते हैं? अरे देखिए, ऐसा तो है नहीं, वो दाल चावल रोटी सब्जी खाने के बाद फल खाते हैं, फल का जूस पीते हैं, तो आंशिक और अपूर्ण दोनों आपस में संयुक्त होकर पूर्ण का निर्माण करते हैं। मांसाहारी है, फिर उसके बाद ये दूध खाए, फिर ज्यादा नहीं हो जाएगा प्रोटीन? आवश्यकता के अनुसार लेना है ना। जैसे कोई पर डे मांस तो खा ही नहीं सकता ना। अगर जैसे खा रहे हैं तो उसको हल्का हल्का ले रहे हैं ना। जब प्रोटीन आप लोग को पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे प्रोटीन का वर्गीकरण 2 प्रोटीन गुणवत्ता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, यकृत, ये सब हो गए। आंशिक प्रोटीन के अंतर्गत दाल और अनाज आ जाएंगे, और अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत कंदमूल, साग सब्जी, फल फूल ये आ जाएंगे। तो मांस मछली खाने वाले व्यक्ति मान लीजिए पूर्ण पा गए। अब उनका कहने मतलब जो आंशिक क्या हमको पूर्ण नहीं मिल पाता है, तो आंशिक क्या दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे, तो डॉक्टर तो मास्टर होते नहीं कि उनका आपको समझाएंगे, बस एक लाइन में बोलते हैं खाना खाने के 1-1.5 घंटा बाद आप फल खाइएगा, फल का जूस पीजिएगा। तो खानवा में क्या खाते हैं? दाल चावल रोटी सब्जी खाए हैं, वो आंशिक है। क्या है? आंशिक है। और आप जानते हैं दलिया के साथ जब चावल आप मिला देते हैं तो 1 अमीनो अम्ल की पूर्ति हो जाती है, उसका नाम है मेथियोनिन। तो बचा 1, और जब उसको खाने के बाद दाल चावल रोटी सब्जी खाने के बाद फल या फल का जूस पीते हैं तो उसका भी पूर्ति हो जाती है। तो आंशिक और अपूर्ण दोनों आपस में संयुक्त होकर पूर्ण प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। किसी चीज की कमी मांसाहारी है और फल ना खाए, अपने आप को मेंटेन अगर से रखना है, ज्यादा फल वगैरह ये सब खाने के बाद। हाँ, जैसे अगर पूर्ण प्रोटीन कोई नहीं है, जैसे मान लीजिए मांस मछली अंडा, ये तो पर डे कोई खाएगा ना। मान लीजिए कोई पर डे ही खाने वाला है तो थोड़ा अल्प मात्रा, बहुत ज़्यादा ना ले, क्योंकि लगभग पाचन में भी तो टाइम लगता है। हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए पर डे कोई खा नहीं सकता। पर डे अगर खाने वाले को हैं तो बहुत ज़्यादा अंडा खा सकते हैं या दूध खा सकते हैं। 2 प्रकार का पूर्ण प्रोटीन खा सकते हैं। एक क्या खा सकते हैं? दूध, और दूसरा क्या खा सकते हैं? अंडा। हम आ रहा क्या? हम काट दीजिए। चलिए, कितना बात समझ गए? हाँ, आगे देखिए। तो इतना बाहरी हाँ, तो इसमें आप पूरा बात समझ गए। इसका उपयोग खाने में नहीं किया जाता, भूसी का उपयोग खाने में नहीं किया जाता।